Study My Way, Devlin. Hello everyone. Today we are going to study a class 9 economics chapter 2 people as resources. If you are new in my channel, please subscribe me. तो let's start चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं हमारे सोर्स, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारी लैंड, एयर, वाटर। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? ये रिसोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं, जिसे हम अपने किसी भी चीज़ में यूटिलाइज़ करते हैं, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने में। तो सेम ऐसे ही है कि यहाँ पे क्या बताया है कि जो लोग होते हैं वो भी एक रिसोर्सेज के रूप में हम देखते हैं। अब यदि हम इसका ओवरव्यूज़ देखें तो ओवरव्यूज़ में क्या है कि चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज एज एन द एफर्ट है टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एट असेस्ड फॉर इकोनॉमी रेदर देन लाइबिलिटीज़। कि इसमें जो पीपल है रिसोर्सेज हैं, हमारे स्रोत हैं, ये एक प्रयत्न है, ये एक कोशिश है ताकि हम इस पॉपुलेशन को एक असेस्ड के रूप में काउंट करें, ना कि एक लाइबिलिटीज़ के रूप में। लाइबिलिटीज़ का मतलब बोझ होता है जो हमारे मतलब हमें एक तरह से चुकाना पड़ता है। बाय द वे मतलब क्या होता है कि हम पॉपुलेशन को कहते हैं कि यदि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी इंक्रीज़ होगी, तो इंक्रीज़ होगी क्या, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारी जो एयर है वो पॉपुलेटेड होगी, हमारी जो लैंड होगा वो क्या होगी, मतलब यूटिलाइज ठीक तरह से नहीं होगी, और वो क्या होगा, उस पर बर्डन पड़ेगा। फर्टिलाइज जो लैंड है हमारी फर्टिलाइटी उसकी कम होगी। वाटर है तो वाटर क्या होगा, हमारे ग्राउंड लेवल कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक तरह से हम इसको समस्या के रूप में लेते हैं। लेकिन इस वाले चैप्टर में क्या करेंगे, जो रिसोर्स है एक असेस्ड, एक संपत्ति के रूप में लेंगे। पॉपुलेशन बिकम द ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल एंड केयर। वुमेन को हम एक पॉपुलेशन को एक कैपिटल के रूप में हम काउंट करते हैं, उन्हें गिनते हैं जब हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। किस फॉर्म में? जब उनको एक अच्छी एजुकेशन देंगे, एक उनको अच्छी ट्रेनिंग देंगे, या उनका एक ठीक तरह से देखभाल करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। इन द फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ ए स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव द नॉलेज इम्पार्टेड इन दैम। दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है, जो मानव पूंजी है, वो एक स्टॉक के रूप में होती है, क्योंकि मानव के पास क्या है, एक स्किल है, एक कुशलता है, या एक नॉलेज है, ताकि वो इस नॉलेज को यूज़ करके, इस नॉलेज को उपयोग करके प्रोडक्टिव को बढ़ा सके। तो इसमें ये बोला है। फिर हमारा है कि पीपल एज रिसोर्सेज एज द वे द रेफरिंग द कंट्री द वर्किंग कैपिटल इन द देयर एक्सेटिंग द प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी। इसमें बोला है कि जो लोग होते हैं वो एक रिसोर्सेज के रूप में होते हैं, जो हमारे देश की एक वर्किंग कैपिटल है जिसमें लोग काम करते हैं। और जितने भी हमारे जो प्रोडक्टिव है, मतलब जो भी, जैसे सपोज करो हमारा प्रोडक्शन है, हमारा मतलब इंडिया का जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को कितने हाई लेवल पे ले जा सकते हैं अपनी कुशलता को यूज़ करके, अपनी योग्यता का यूज़ करके। क्योंकि जो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमन में एक ही सबसे बड़ा मतलब प्लस पॉइंट्स होता है कि उसमें स्किल है, किसी चीज़ को कर दिखाने की क्षमता होती है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट है, आगे एस्ट्रोनॉमल है, तो क्या करे, हर चीज़ में कुछ ना कुछ वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ना कि वो खुद के लिए होगा, बल्कि जो सोसाइटीज़ होती है उसके लिए भी प्लस पॉइंट होता है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन from this the productive escape the emphasize it is ability to contribute to creating the gross national product। अब ये क्या करेंगे, जो भी ह्यूमन कैपिटल है अपनी योग्यता को यूज़ करके जो हमारी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, जीएनपी है, इसको बोलते हैं जीएनपी। जब हम 12th क्लास में जाएंगे तो हम अच्छी तरह आसानी से करेंगे 11th 12th में। तो इसमें कहते हैं कि जितना भी हमारा इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें वो अपने कुशलता को यूज करके उसको कितना बढ़ाते हैं। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन आल्सो इज रिसोर्सेज। और जो जैसे दूसरे तरह के रिसोर्सेज होते हैं, तो उसी तरह के जो पॉपुलेशन को भी एक रिसोर्सेज के रूप में माना है। तो इसी तरह को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन resources. This is a positive side of the large population that is often overlooked when we look only the negative side. यही एक एस्पेक्ट है, यही एक साइड है इसकी, जो ह्यूमन रिसोर्स की, जब हम इसको एक प्लस पॉइंट में ले जाते हैं, एक सही दिशा में ले जाते हैं। नया तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को हमेशा एक नेगेटिव साइड से सोचते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो देश को समस्या ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके रख रखाव के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। तो हर चीज़ हम क्या करते हैं, वो एक तरह से पॉपुलेशन हमारे लिए समस्या पैदा होती है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उसके लिए क्या करेंगे, एक प्लस पॉइंट को लेकर चलते हैं। कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम, हम जो विचार करते हैं हमेशा, तो क्या करते हैं ये, जब कंसिडरिंग करते हैं, हम जो इसमें विचार मनन करते हैं
कि ये तो केवल एक समस्या है पॉपुलेशन की, जहाँ पर यदि पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो खाना ज़्यादा चाहिएगा, उसके लिए यदि हम उनको पढ़ाते लिखाते तो उसके ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, या हमें बहुत सारी हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप बाय द बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड द हेल्दी। और इसीलिए जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इन चीज़ों को यूज़ करके हमें क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को और भी एजुकेटेड करना पड़ेगा और सारी चीज़ें इसको हेल्दी करना पड़ेगा। वी कॉल द ह्यूमन कैपिटल formation that added to the productive power to the country just like the physical capital formation। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि यदि हम इसमें मतलब ह्यूमन है कि जैसे हमारा ह्यूमन है, यदि ह्यूमन को हम अच्छा खाना दे दें या फिर एजुकेशन दे दें या हेल्थी दे दें, तो इससे क्या होगा कि जिस तरह से हमें अपने फिजिकल कैपिटल को बनाते उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल को बनाएंगे। फिजिकल कैपिटल का फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो हमने लैंड परचेज किया, तो लैंड किया गया, हमने इसमें एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, इससे हमारा रेवेन्यू होगा, इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, हमारे प्लस होगा। या हमने कोई मशीनरी खरीदी जिसे हम हमारे कहते हैं फिक्स असेस्ट होती है, तो ये मशीनरी क्या होगी, हमारे प्रोडक्ट लेवल को बढ़ाएगी। हम जो काम हमारा 2 घंटे में होता था, अब क्या होगा कि वो हमारा बहुत ही जल्दी 1-2 मिनट में हो जाएगा। तो जैसे पहले क्या होता था कि सपोज फॉर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन से क्या होता था, पहले लोग हाथ से बनाते थे, ऐसे कपड़े बनाते थे, लेकिन जब सिलाई मशीन का डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ, उसकी क्वांटिटी बढ़ी, क्वालिटीज़ बढ़ी। तो इसी तरह से जब ह्यूमन पे इन्वेस्टमेंट करें, उसके एजुकेशन पे, उसके हेल्थ में, उसके फूड पे, और तो इससे क्या होगा कि हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, वो हमारा फॉर्मेशन होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। तो सेम इसमें बोला, इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड ए रिटर्न जस्ट लाइक द इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल। तो इसका मतलब ये भी कह रहा है कि यदि हम मानवता पर क्या करें, उसमें इन्वेस्ट करें, तो किसी रूप में, उसकी एजुकेशन के रूप में, या उनको ट्रेनिंग करें, एक अच्छी ट्रेनिंग के रूप में प्रोवाइड करें, या उनको मेडिकल फैसिलिटी दें, तो वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट होगा और हमें रिटर्न मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा, जैसे हमें फिजिकल कैपिटल में हमें मिलता है। जैसे सपोज करो हमने शेयर्स खरीद लिए किसी भी कंपनी के, तो शेयर्स क्या होंगे, यदि इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे इंक्रीज होगा, हमारे बेनिफिट्स होंगे। या फिर हमने बैंक में अपना मतलब पैसा जमा जो भी है, हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उससे क्या होगा, उससे भी हमें रिटर्न मिलेगा। या सपोज करो हमने कोई भी फिक्स डिपॉजिट कर दिया, हमने सपोज करो 1 लाख कर दिया, हमने 8 साल को इसको डाल दिया, तो हमारे क्या होगा, हमारे डबल करके हमें मिल जाएंगे। तो सेम ऐसे होता है कि हम बैंक में इन्वेस्टमेंट करें या फिर किसी चीज़ में करें, तो इसी तरह से यदि हम ह्यूमन पे करेंगे तो एक टाइम के बाद वो भी हमें उसी तरह का रिटर्न देगा। तो सेम ये कह रहा है, दिस कैन बी सीन द डायरेक्टली इन द फॉर्म द हायर इनकम, or because the higher productive and the more educated the better the training the person as well as the higher productive in the healthy persons। इसमें कहते हैं कि जब हम इन लोगों को मतलब ह्यूमन में ये लगाएंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर, मेडिकल में, तो उससे क्या होगा कि लोग जो होंगे उस टाइम ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, उससे क्या होगा, उनकी ज़्यादा इनकम होगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिव लेवल उसका बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा। और जो ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है, चाहे हमारा GNP हमारा मतलब हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, ये हमारा बढ़ेगा। इससे क्या होगा, देश की आर्थिक व्यवस्था भी ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगा, पढ़े लोग हमारे एक तरह से रिसोर्सेज के रूप में ही हमारा यूज़ होता है। तो इसमें इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, सबसे पहले हमें देखना है कि हमने जो पहले चैप्टर में पढ़ा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, यदि हम देखें तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, उसको बोलता है हमें नॉर्मन बोरो लोग को। और 1960 में हमारी क्रांति आई थी। इसमें क्या किया गया था, इसमें HYV सीड्स का यूज़ किया गया था, फिर इरिगेशन का यूज़ किया गया था, फिर हमारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया था। तो इससे क्या होता है कि इससे ही ये पॉसिबल हो पाया। अब ये क्या कहना चाहता है कि ये ग्रामेटिकल एग्जांपल है, एक मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि किस तरह से जो इनपुट है, इनपुट को हमने यूज़ किया और किसकी वजह से ग्रेट नॉलेज की हमें सही पता चला कि सीड्स ये हाई यील्ड वैरायटी वाली सीड्स है, और हमें ठीक तरह से उसको क्या करना चाहिए, इरिगेशन देना चाहिए, कीड़ वगैरह पेस्टिसाइड्स यूज करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी प्रोडक्शन जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हुई, और उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्टिव है, जो हमारी मतलब उपज है, या हमें जो भी रिटर्न मिला है, जो भी स्केयर लैंड रिसोर्सेज, तो जो लैंड होता है उसको हम कभी घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो लैंड होता है सेग्रीगेशन से क्या होगा कि जो अनफर्टिलाइज्ड लैंड मतलब जिस पर
भूमि नहीं होती थी, जिस पे खेती नहीं होती थी, तो उस पर क्या गया, प्रोटेक्शन को किया गया, कल्टीवेशन किया गया, खेती की गई। इंडियन IT द रेवोल्यूशन इज ए स्ट्राइक द इंसेंट्स हाउ द इम्पोर्टेंट द ह्यूमन कैपिटल हैज़ द कम, कि किस तरह से जो हमारी मानव की जो कैपिटल है, मानव पूंजी महत्वपूर्ण है, कैसे करेगी ताकि हम हायर पोजीशन ले सकें। हायर पोजीशन का मतलब किसकी वजह से, मटेरियल, प्लांट या मशीनरी। मतलब यदि हम मटेरियल में इन्वेस्ट करें या प्लांट में इन्वेस्ट करें या मशीनरी में इन्वेस्ट करें, इन सब में सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा ह्यूमन कैपिटल होगा। क्योंकि यदि हम ह्यूमन कैपिटल को फिर ठीक तरह से इन्वेस्ट करेंगे उनकी एजुकेशन पर, उनके हेल्थ पर, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो ठीक तरह से हमारा यूज़फुल होगा। अब ये कह रहा है कि हाउ इज़ ह्यूमन कैपिटल, इट इज़ द लाइक लैंड या लेबर, कि जो क्या है ह्यूमन कैपिटल, क्या हम इसको लैंड में कन्वर्ट करेंगे, लैंड में इमेज करेंगे या लेबर में। इट इज़ मोर देन दैट, या इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कहता है कि व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या है, इट इज़ द लाइक द रुपीज़, क्या ये पैसा है या डॉलर है, इट इज़ मोर देन दैट, क्या इससे भी ज़्यादा कुछ है। तो अब आगे क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि हेयर इज़ ह्यूमन कैपिटल। अब देखो ये है ह्यूमन कैपिटल, इसका मतलब क्या है, डॉक्टर क्या क्या अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, ये अपने नॉलेज को गेन करके, या हेल्दी है ये बंदा तो इसकी वजह से इसकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया गया, तो इसकी वजह से आज ये अपनी यूज़ कर रहा है। ये देखो टीचर है, तो टीचर इस पे भी हमने एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट किया, इसके ऊपर इसकी हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट किया, इसकी हर तरह की फैसिलिटी पे किया गया। और इसी तरह से ये देखो, तो ये सारे क्या ह्यूमन कैपिटल है। तो इससे क्या होगा कि जैसे हम लोगों को ज़्यादा एजुकेटेड करेंगे, उन्हें ज़्यादा नॉलेज अर्न होगी और वे ज़्यादा क्या होंगे, इसको होगा। जैसे अब इसमें दिया गया है कि not only do the more the educated and the healthier the people gain the through the higher income society, कहते हैं कि जो ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होते हैं या फिर हेल्दी पर्सन होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो केवल ज़्यादा ही इनकम को अर्न करें। इससे क्या होगा कि जो सोसाइटी होता है, जो समाज होता है, उससे भी अप्रत्यक्ष रूप से वो किसी न किसी तरह से वो उनको भी लाभ पहुँचाते हैं। क्योंकि जो मोर एजुकेटेड होते हैं, हेल्थियर पीपल होते हैं, वो स्प्रेड करते हैं ट्रूथ टू द देमसेल्फ फॉर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड एंड गिवन द हेल्थ केयर। मतलब इसका मतलब कहते हैं कि जो मोर एजुकेटेड बंदे होंगे या फिर हेल्थियर, स्वास्थ्य उनका अच्छा होगा, सब कुछ होगा, तो अपने नॉलेज को दूसरों तक भी बढ़ाएंगे। इसका मतलब जैसे हमारा है अब एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में आपने सबने पढ़ा है। तो ये क्या थे, ये हेल्थियर थे, ये मोर एजुकेटेड थे। और इससे क्या होगी, जब इन्होंने मिसाइल बनाई, तो मिसाइल बनाकर क्या हुआ कि लोगों को उससे क्या हुआ, हमारी जो मतलब आर्मी की थी, जो उसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट थे, मतलब लड़ाई वाले इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें भी काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो आपकी क्या हो, जो इंडिया है, इंडिया की रेपुटेशन इसमें बढ़ गई। तो इन्होंने क्या किया, अपने इन्वेंट किया और अपने देश के लिए भी उन्होंने वो भी अच्छा हो, इससे समाज भी अच्छा हो और समाज के हमारे इंडियन की रेपुटेशन भी दूसरी कंट्री में बढ़ी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मोर एजुकेटेड पर्सन होते हैं या फिर हेल्थियर पर्सन होते हैं, वो केवल अपने लिए बेनिफिशियल नहीं होते, बल्कि वे दूसरे लोगों के लिए भी एक लाभ पहुंचाते हैं, सोसाइटी को भी लाभ पहुंचाते हैं। कि जो ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी है, एक वे है, एक सुपीरियर है, एक सबसे विशिष्ट है, अलग है दूसरे रिसोर्सेज से, चाहे वो लैंड हो, चाहे कोई भी फिजिकल कैपिटल हो। तो इससे क्या हुआ कि जब ह्यूमन रिसोर्सेज पर ठीक तरह से होंगे, वो ठीक तरह से हेल्दी होंगे, ठीक तरह से एजुकेटेड हो गए, मोर एजुकेटेड हो गए, या उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी, वेल सेटल होंगे, तो क्या होगा, उन लैंड कैपिटल का भी बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकता है। लैंड कैपिटल कैन नॉट बिकम द यूजफुल ऑन इट इज़ ओन। जो लैंड होती है या कोई भी कैपिटल होगी, जब हमें फिश असेस्ट में यूज़ करें या कोई रॉ मटेरियल यूज़ करे या कुछ भी यूज़ करें, मशीनरी यूज करे, जब तक ह्यूमन उसमें अपना नॉलेज को, मतलब उसमें अर्न करके नॉलेज को लगा के उनको ठीक तरह से नहीं चलाएगा, ठीक तरह से उनका यूज नहीं करेगा, तब तक वो बिल्कुल ही यूजलेस है। फॉर मैनी द डिकेटेड इन द इंडिया, बहुत सारे साल पहले ये लार्ज पॉपुलेशन है द कंसिडर्ड लाइबिलिटीज लेस देन एसेस्ट। कि पहले क्या हो गया, बहुत दशक से क्या हुआ कि जो भारत में जो लार्ज पॉपुलेशन, बढ़ी हुई जनसंख्या है, उसको केवल हमने एक बोझ की तरह समझा, ना कि उसको एक एसेस्ट की तरह। बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट ए बर्डन फॉर द इकोनॉमी। लेकिन जो यदि ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बर्डन नहीं है हमारे इकोनॉमी में। इट कैन बी टर्न इनटू द
ए प्रोडक्टिव असेस्ट, हम क्या करेंगे उनको एक प्रोडक्टिव असेस्ट में हम यूज करेंगे, हम करेंगे इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल, ताकि हम उन्हें एक कैपिटल की यूज करें, ताकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसमें मोर एजुकेटेड होंगे और वे अपने मोर उनको नॉलेज अर्न करेंगे और हेल्दी रहेंगे, तो हमारी प्रोडक्टिव को भी बढ़ाएंगे, ना कि हमारा अपने ही देश में उसको बेनिफिट होगा, ना वो विदेशों में भी हमारे देश की रेपुटेशन को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बाय स्प्रेडिंग रिसोर्सेज ऑन द एजुकेशन, जब हम एजुकेशन के रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे, हेल्प करेंगे, तो ट्रेनिंग देंगे इंडस्ट्री में लोगों को, एग्रीकल्चर में, वर्कर में, यूज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन। देखो यदि हम लोगों को मतलब कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इनको क्या करें, ट्रेनिंग दें, इंडस्ट्री में उद्योग के नॉलेज दें, एग्रीकल्चर में किस तरह की कौन कौन सी टेक्निक को यूज़ किया गया है, लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है, हमने उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इस तरह से अपने लैंड को यूटिलाइज़ करो और उसमें नए नए बीजों को या नई टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से, या फिर उसमें इरिगेशन को यूज़ करो, पेस्टिसाइड्स को, तो इससे क्या होगा कि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी तो, या हम कहते हैं कि हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, जैसे हमने एस्ट्रोनॉमल है, बहुत सारी चीज़ों को देखा है, बहुत सारे सर्च करा है, या किसी बंदे ने सपोज करो साइंटिस्ट में किसी चीज़ को बनाया, जैसे हमारा था एडिशन, थॉमस एडिशन, तो इसने क्या किया था, बल्ब का आविष्कार किया था। इस बल्ब के आविष्कार से क्या हुआ, ना कि वो केवल खुद ही इस चीज़ में फेमस हुआ, बल्कि उसने पूरे देश को एक नई टेक्नोलॉजी से फेस कराया। और आज देखो कि जो उस बल्ब के कारण कि आजकल कितना कुछ लोगों ने एडवांस में अचीव करा है। तो इससे क्या होता है कि, या कोई चीज़ें जैसे हमारा ऐप अभी वुमेन हेल्पलाइन बनाई थी, ताकि इससे क्या होगी, लड़कियों की रक्षा हो सके, यदि उनके साथ कुछ बैड बिहेवियर होता है कहीं पे भी, रास्ते में कहीं पे, तो उससे भी समाज को क्या हुआ, बेनिफिट मिला। अब आगे क्या होता है कि द टू फॉलोइंग द केसेस द इलिस्ट्रेट हाउ द पीपल कैन ट्राई टू बिकम ए मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब हमें 2 एग्जांपल दिए गए हैं, हम बताते हैं इसमें कि किस तरह से जो प्रोडक्टिव रिसोर्स है उन पर इन्वेस्ट करके लोगों पर किस तरह का असर होता है। अब एक स्टोरी है ऑफ द शकल, आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, इनको शकल और विलास को, ताकि ये आगे के जो चैप्टर है उसमें इनका एग्जाम्पल दे के आपको कुछ नए नए पॉइंट से भी आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा स्टोरी ऑफ शकल। देयर आर 2 फ्रेंड, 2 मित्र थे, विलास और शकल, और वो सेम ही विलेज में रहते थे, जिसको बोलते थे सीमापुर। शकल वाज ए 12-year old बॉय, वो 12 साल का था शकल। हिज मदर द शीला लुक आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स, कि जो उसकी मम्मी थी वो घर के कामों के बाद उसको देखती थी, उसकी देखभाल करती थी। हिज फादर द बूटा चौधरी वर्क एंड एग्रीकल्चर फील्ड, और जो उसके पापा थे जिसका नाम बूटा चौधरी था, वो खेतों में काम करते थे। शकल हेल्प हिज मदर, शकल अपनी मम्मी की सहायता करता था डोमेस्टिक चोर्स में, किसमें, घर के कामों में। ही आल्सो लुक आफ्टर हिज यंग ब्रदर, और वो क्या करता था कि जो उनके छोटे भाई थे उसकी भी देखभाल करता था, मम्मी की भी हेल्प करता था और उनकी भी देखभाल करता था। तो उनकी देखभाल करता था, तो उनका नाम क्या था, जीतू था, और उनकी सिस्टर थी सीतू। हिज अंकल श्याम, उनके जो श्याम थे हैड पास था मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उनके जो अंकल थे, उनके चाचा जी थे, उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। बट वाज द सिटिंग आइडल इन द हाउस एज द नो जॉब, लेकिन वो घर में बैठे थे खाली, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं थी। बूटा एंड द शीला वर द ईगर, बूटा और शीला काफ़ी उत्सुक थी टू टीच शकल की, ताकि वो शकल अच्छी तरह से पढ़ लिख लेते। फोर्स हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल, उन्होंने कहा कि तुम जो गांव वाले स्कूल है आप उसको ज्वाइन करो। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड द कम्प्लीटली द हायर सेकेंडरी, उन्होंने क्या किया, उसको पढ़ाया और वहाँ तक उसको हायर सेकेंडरी के एग्जामिनेशन को पास कराया। हिज फादर द परस्यूटेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी, लेकिन उसके पापा थे वो चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई को लगातार रखे। ही रेस ए लोन, इसलिए उन्होंने एक लोन लिया शकल की स्टडी के लिए, पढ़ाने के लिए, वोकेशनल कोर्स ऑफ कंप्यूटर, उसको एक कंप्यूटर कोर्स कराया। शकल वाज द ए मैट्रिसिस, शकल का था ए मैट्रिस इंटरेस्टिंग था अपनी स्टडी में फॉर बीइंग, शुरू से ही उसमें क्या था कि एक अपने अध्ययन को करने की एक सारणी थी, या अपने आप को वो उसमें डेडिकेट कर चुका था, पूरा रुचि लेता था शुरू से ही पढ़ाई में। विद द ग्रेट द फिगर, और काफ़ी उसकी में लॉजिक बुद्धि भी थी और इंथुजिज्म था, उत्साह था, ताकि वो अपने स्टडी को कंप्लीट कर सके। आफ्टर द सम टाइम ही गॉट ए जॉब, उसने एक प्राइवेट जॉब को लिया, उसको मिली। ही एवर द डिज़ाइन ए न्यू
काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और उसने क्या किया, उसमें एक नया सॉफ्टवेयर को इन्वेंट किया, डिजाइन किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम द टू इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, और ये जो सॉफ्टवेयर था उसकी सेल बढ़ाई किसकी, फर्म की। तो ही इज़ द बॉस एनालॉजिस ही इज़ द सर्विस, उसकी जो बॉस थे उन्होंने उसकी सर्विस को बढ़ाया, आगे बढ़ाया और प्रमोशन दिया, और रिवार्डेड हिम विद द प्रमोशन, और उसको प्रमोशन दिया। अब इससे क्या होगा, दूसरी एक तो ये हमें विला सफलता कि वो उसको सही तरह से उस पर इन्वेस्ट किया गया, उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ में, तो सभी तरह से उसमें किया गया, और उसकी नॉलेज भी, उसके पास नॉलेज भी थी ताकि वो अपने जो लक्ष्य है उसको अचीव कर सके। दूसरी ओर क्या था, दूसरा इसका जो एक इसका फ्रेंड था विलास, आप इसकी कंडीशन देखते हैं। विलास वॉज 11 ईयर ओल्ड बॉय द रिसाइडिंग इन द सेम विलेज ऑफ सकल, तो जो मतलब विलास था 11 साल का था, और रिसाइडिंग वो रह रहा था उसी गांव में जिस गांव में सकल था। विलास फादर द महेश वाज द फिशरमैन, जो महेश के पापा थे वो मछली का बेचने वाला व्यापार करते थे। हिज फादर द पास अवे व्हेन ही वाज द ओनली द 2 ईयर ओल्ड, और उसके जो पापा चले गए थे कि जब वो 2 साल का था। ही इज़ द मदर गीता सोल्ड द फिश टू अर्न इन द मनी टू फीड द फैमिली, और जो उसकी मम्मी थी गीता थी वो क्या करती थी, वो मछली को बेचती थी और अपने फैमिली का भरण पोषण करती थी। सी बोट द फिश फ्रॉम द लैंड ओनर पॉन्ड, और उसने क्या किया कि एक जो लैंड ओनर था पॉन्ड, तो उससे फिश को खरीदना शुरू किया, एंड सोल्ड इट द नियर बाय द मंडी, और वो पास वाले जो मंडी में उसको बेचने लगी। सी कुड अर्न ओनली द 150 डे बाय द सेलिंग द फिश, और उसको केवल एक दिन में 150 रुपये मिलते थे फिश को बेचकर। विलास बिकम द पेशेंट ऑफ अर्थाइसिस, जो था ये जिसको बोलते हैं गठिया, तो मतलब जो गठिया होते हैं, अर्थाइसिस का मतलब, तो ये इससे पेशेंट था, इसका मरीज था। हिज मदर द कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम डॉक्टर, उसकी मम्मी के पास इतना पैसा नहीं था ताकि वो उसको डॉक्टर से उसको इलाज कर सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर, और वो इसी कारण की वजह से, घर में गरीबी की वजह से वो क्या हुआ कि वो अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर सका, नहीं स्कूल जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, वो क्या करता था, वो रुचि भी नहीं लेता था पढ़ाई में। ही हेल्प हिज मदर इन द कुकिंग एंड आल्सो द लुक आफ्टर द हिज यंगर ब्रदर मोहन, और वो क्या करता था, अपनी मम्मी की हेल्प करता था खाना बनाने में, और अपने छोटे भाई का ध्यान रखता था मोहन का। आफ्टर द सम टाइम हिज द मदर था फेल सिक, उसके कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उसकी मम्मी काफ़ी बीमार हो गई। देयर वाज द नो वन टू लुक आफ्टर हर, और उस मम्मी के बाद में उनको मतलब देखने वाला कोई नहीं था। तो देयर वाज द नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम, और उनकी फैमिली के पास कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था ताकि उनके फैमिली को भरण पोषण कर सके। विलास टू पास द फोर्स टू द सेल द फिश द सेम विलेज, और इसीलिए जो विलास है उसको फोर्स किया गया, दबाव डाला गया कि तुम भी मछली को बेचो गाँव में। ही लाइक द हिज मदर द अर्न ओनली ए बिगर इनकम, क्योंकि जो उसकी वो भी अपनी मम्मी की तरह, जिस तरह से वो मतलब कम बिगर का मतलब बहुत ही कम इनकम कमा पाता था, जैसे उसकी मम्मी कमाती थी, उसको 150 रुपये मिलते थे उसके लिए। अब इसमें क्या है कि एक्टिविटीज है इसमें, तो आपको क्या करना है, विजिट करना है अपने पास के गांव में, या एक स्लम एरिया है कि जो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले छोटे छोटे घर बने होते हैं उसमें, तो आपको देखना है, एक केस स्टडी करनी है, अध्ययन करना है किसी भी लड़के लड़की के बारे में जो आपकी एज का हो, और इसी तरह की कंडीशन को वो मतलब बियर कर रहा हो, जैसे कि विलास और सकल ने किया था। अब हमने क्या किया, इन द 2 केस स्टडी इन द वी वार, कि वी सामने सकल को भी देखा कि वो स्कूल जाता था और विलास नहीं जाता था। सकल वाज द फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्थी था, तो देयर नो नीड फॉर द हिम टू द विजिट डॉक्टर फ्रिक्वेंटली, इसलिए उसको जब वो हेल्थी था तो उसको बार बार डॉक्टर को जाने की जरूरत नहीं होती थी। विलास वाज द पेशेंट ऑफ अर्थाइसिस, लेकिन जो विलास था वो अर्थाइसिस का मरीज था, तो ही लेक द मीन द टू विजिट डॉक्टर, इसलिए उसको क्या होना था, उसको कमी थी ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके, फिजिकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। सकल एक्वायर ए डिग्री ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम, सकल ने एक डिग्री हासिल कर रखी थी कंप्यूटर प्रोग्राम में। सकल फाउंड ए जॉब इन प्राइवेट फर्म, और सकल ने क्या किया, सकल को एक जॉब में मिल गई थी प्राइवेट फर्म में। वाइल द विलास कंटिन्यू द सेम वर्क, वो सेम ही काम करता रहा जैसे उसकी मदर करती थी, मतलब फिश को बेचने का। ही अर्न इन द मीगर इनकम, वो केवल बहुत ही कम इनकम कमा पाता था जैसे उसकी मम्मी कमा पाते थे और अपने घर का भरण पोषण करते थे। इन द केस ऑफ द सकल several year of the educated the added to the quality of the labor। अब इस सकल के केस में क्या गया कि बहुत साल तक उसके पापा ने क्या किया था कि उसकी एजुकेशन पर
क्या किया गया, खर्च किया गया। क्या क्या, एजुकेशन पर उसको खर्च किया गया। इससे क्या हुआ कि उसकी क्वालिटी बढ़ी, लेबर क्वालिटी बढ़ी इसकी, और इससे क्या हुआ कि जो इन्हेंस इज़ द टोटल प्रोडक्टिव, और उससे क्या हुआ कि जो देश की भी प्रोडक्ट, उसकी खुद की प्रोडक्ट, खुद की इनकम भी ज़्यादा है। और उसकी इनकम से जैसे उसने अपने एक मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाया था, एक अलग से बनाया था अपने फर्म के लिए, क्योंकि फर्म की सेल बढ़ी, तो फर्म की सेल बढ़ी तो एक तो उसकी फर्म के लिए बढ़ा, फिर जो प्रोडक्टिव बढ़ी, जो भी सेल बढ़ी, उससे क्या हुआ कि हमारे देश का जीएनपी भी बढ़ा। इससे क्या हुआ कि वो खुद के लिए भी अच्छा इनकम कमा पाया और वो फर्म के लिए भी कमा पाया, और फर्म से जो प्रोडक्ट तो हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भी बना, ताकि हमारे देश के जीएनपी भी बढ़ी। तो इसका मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जो मोर एजुकेटेड होता है, हेल्दी होता है, तो कि अपने लिए ही नहीं बेनिफिट होता, वो समाज के लिए भी होता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि टोटल प्रोडक्टिव एडिड द ग्रोथ इकोनॉमी, और इससे क्या हुआ कि जब ये प्रोडक्टिव ऐड हुई, नया सॉफ्टवेयर से बना कि एक फर्म में, फिर दूसरी फर्म में उस चीज़ को यूज किया गया, और फिर हमारे देश की इकोनॉमी में भी वो बढ़ा। इसका मतलब हमारे जीएनपी में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो turn the pay and the individual through the salary or the some other the form is the choice। इसका मतलब ये होता है कि जो इससे क्या हुआ कि उसने मतलब हमारा जो कंट्रीब्यूशन था कि इंडिविजुअल पे हुआ, लेकिन उससे क्या हुआ दूसरे देशों पे भी, उसकी सैलरी पे भी इफेक्ट पड़ा और दूसरे लोगों की इनकम पे भी इफेक्ट पड़ा। In the case the Vilas, there could not be any educated and healthy care in the earlier part of his life। लेकिन जो विलास था वो काफ़ी गरीब था, उसकी जो फैमिली कंडीशन काफ़ी स्लो थी, और इससे क्या हुआ कि उसकी एजुकेशन पर कोई भी खर्च नहीं किया, ना तो उसके एजुकेशन पर खर्च किया गया, ना उसके हेल्थ पर खर्च किया गया। तो इससे क्या हुआ कि ही स्पेंड हिज द लाइफ सेलिंग, और उसकी जो मतलब लाइफ थी वो पूरी तरह से सेम ऐसी हो गई जैसे उसकी मम्मी की थी, वो फिश को बेचकर ही कमा पाती थी। हैंस ही ड्रो द सेम सैलरी अनस्किल द लेबर एज द हिज द मदर, वो अनस्किल ही रह गया, लेबर अनस्किल ही उसका क्या रह गया, वो काम करने वाला रह गया अपने मम्मी की तरह। लेकिन शकल क्या था, शकल अगर स्किल्ड हो गया तो वो स्किल्ड लेबर बन गया, मतलब कुशल लेबर बन गया, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को दे सके। इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन द रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसकी जो हमने एजुकेशन पे उसको खर्च किया, मेडिकल पे खर्च किया, कैन गिव द हाई रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर, उसको भविष्य में उससे ज़्यादा लाभ हुआ। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल इन द सेम एज द इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड लेबर। और इसी तरह से हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते दूसरी चीज़ों पर, जैसे हमने लैंड को खरीद लिया, शेयर्स को खरीद लिया, या हमने कोई भी बिल्डिंग को खरीद लिया, या हमने कोई भी फर्म पे इन्वेस्टमेंट किया ताकि हम उससे रिटर्न मिल सके, या हमने क्या किया कि कोई भी मतलब ऐसा रिसर्च चीज़ बनाई तो उसमें इन्वेस्ट किया ताकि वो आगे जाके हम प्रोडक्ट को बढ़ा सकें। तो यही चीज़ें होती है कि हमने जिस तरह से हम लैंड पे और कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं, तो सेम हम उस पर ह्यूमन पे भी करेंगे। ए चाइल्ड टू विद द इन्वेस्टमेंट मेड ऑन द एयर, एक बच्चा है जिसको इन्वेस्टमेंट किया गया बचपन से उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे, कैन यील्ड ए हाई रिटर्न इन द फ्यूचर इन द फॉर्म हायर अर्निंग एंड द ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। जब हम बच्चे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको ठीक तरह से एजुकेटेड करेंगे, उसके हेल्थ पर ध्यान करेंगे, तो फ्यूचर में तो रिटर्न लेगा, फ्यूचर में तो उसको इतने रिटर्न मिलेगा ही, क्योंकि उससे अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब से मिलेगा उसको अच्छा रिटर्न होगा और हायर अर्निंग होगी, और इससे क्या होगा कि वो ग्रेट कंट्रीब्यूशन भी करेगा सोसाइटी में। एजुकेटेड पेरेंट्स इन द फाउंड टू इन्वेस्टमेंट इन द मोर हेल्थियर ऑन द एजुकेशन देयर चाइल्ड। जो एजुकेशन पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं उनकी एजुकेशन पर, अपने बच्चे की। दिस इज़ द बिकॉज दे हैव इन द रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन देमसेल्फ, इसलिए क्योंकि वो अब इसीलिए वे जानते हैं कि एजुकेशन की महत्वता क्या होती है, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजरे हुए होते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड है, उनको पता है ठीक तरह से बच्चा एजुकेटेड होगा तो आगे वो उसके लिए बेनिफिट होगा, और हमारे देश के लिए भी बेनिफिट होगा, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट होगा। दे आर आल्सो द कॉन्शियस ऑफ द प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ द हाइजीन। और दूसरा क्या होता था कि वे प्रॉपर सचेत रहते हैं अपने बच्चों के किस पे, कि उनको किस तरह से मतलब न्यूट्रिशन दिया, पोषक तत्व दिए जाए, उनके हेल्थ का ध्यान रखा जाए, और हाइजीन किस तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, क्या चीज़ उनके देना है। तो जैसे हमें उसको वाटर अच्छी तरह देना है, एयर ठीक तरह से देना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, तो उस चीज़ें सब अवेयर रहते हैं। दे आर द अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड फॉर द एजुकेशन स्कूल एंड द गुड हेल्थ। इसलिए क्या करते हैं कि अपने बच्चों की आवश्यकता का ध्यान करते हैं और उनको अच्छे एजुकेशन देते हैं, और उनके ध्यान उसकी हेल्थ पर भी ध्यान रखते हैं। ए विरियस साइकिल क्या होगा कि ये वर्चुअस साइकिल बना, एक अच्छा साइकिल बना कि हमने अपने
मतलब बच्चों को एजुकेट किया, उनको हेल्दी किया, उनके हाइजीनिक का ध्यान रखा। इसके विपरीत क्या हुआ कि एक विशियस मतलब एक खराब जो पॉइंट था, खराब जो पार्ट था, वो क्या था, तो वो था एक साइकिल कहते हैं कि मे बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेंड्स की। दूसरी तरह से क्या हुआ कि जैसे विलास के साथ हुआ कि उसकी जो मतलब उसको लाभ नहीं है, उसको मतलब दिक्कत ही हुई है, उसको लॉस ही हुआ है अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उसके मम्मी पापा क्या थे, उसके मम्मी पापा फिशरमैन थे, गरीब थे, तो उसके कारण उसका भी इफेक्ट उन पर पड़ा है। और दूसरी तरफ शकल क्या था, शकल के माँ बाप एजुकेटेड थे, सब कुछ थे, और उन्होंने इसलिए उसकी एजुकेशन पर भी ध्यान दिया। ये जो इधर था हमारे विलास था, तो उसकी डिसएडवांटेज पड़ा उनके पेरेंट्स का। और वो क्या था, वे तो खुद तो एजुकेटेड थे, अनपढ़ थे, और मतलब साफ़ सफाई का या हाइजीनिक का फैसिलिटी का भी वे ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पाते थे। तो इसी तरह से उन्होंने अपने बच्चों को भी वही चीज़ें दी। तो कंट्रीज़ क्या होती है, तो आगे कंट्री लाइक जैसे जापान है, हैव द इन्वेस्टेड इन द ह्यूमन रिसोर्सेज। जो कंट्री है जापान, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज पर किया जाता है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज। उनके पास वैसे कोई ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, जैसे ऑयल हो गया, गोल्ड होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ें तो नहीं मिलती है, या कोई भी एग्रीकल्चर या भी मतलब कोई भी चीज़ें आप देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज तो नहीं है। लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस पे किया, ह्यूमन कैपिटल पे करा। दिस द कंट्री आर द डेवलप रिच, इसलिए वो कंट्री आज सबसे ज़्यादा विकसित है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड देयर कंट्री, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने जो प्राकृतिक जो रिसोर्स होते हैं वो तो दूसरी कंट्रियों से ले लेती है जब उनको ज़रूरत होती है। हाउ डिड द दे बिकम द रिच डेवलप्ड, आप बताइए अब वो कैसे रिसर्च बना, किस तरह से अमीर बना और किस तरह से विकास हो उस देश का। दे हैव द इन्वेस्टेड ऑन पीपल, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों पर इन्वेस्ट किया, उनके एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हेल्थ, सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन पर। दिस पीपल हैव द मेड द इफिशेंसी यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, इसलिए जो ये लोग होते हैं इफिशेंसी पर्सन होते हैं, इसलिए वो दूसरे रिसोर्स का ठीक तरह से उपयोग कर पाते हैं। जैसे हमारा लैंड्स होगा या फिजिकल जो कैपिटल होगी उनका ठीक तरह से यूज कर पाएंगे, लाइक द लैंड एंड कैपिटल। इफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, जो भी इफिशिएंसी कुशलता है और जो टेक्नोलॉजी है हमारी, वो लोगों को इन्वॉल्व करती है ताकि वो खुद भी उस चीज़ के लिए एजुकेटेड हो और क्या करे, अपने देश को भी बनाए और उनका विकास करें। तो ये इसमें मतलब यहाँ तक एक कंप्लीट हो चुका है। इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब ये आगे वाला है, मैं सेकंड वाले में आपको कराऊंगी, इकोनॉमी एक्टिविटीज़ बाय द मैन एंड वुमेन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।